शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 28 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 28 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 से गीतांजलि श्री जी को सम्मानित किया गया। तो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल जी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों गीतांजलि श्री द्वारा लिखित हिंदी उपन्यास नॉवेल रेत की समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन टॉम्ब ऑफ सैंड यह डेजी रॉकवेला जी ने किया गया था और इसी नॉवेल को अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों मूल रूप से हिंदी में लिखी गई यह हाई प्रोफाइल अवार्ड जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। यह पुस्तक उन सभी नॉवेल्स को मान्यता देती है जिनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया है दोस्तों। और दोस्तों 50,000 पाउंड की इनामी राशि दी गई इस पुरस्कार में, जो कि नई दिल्ली में रहने वाली गीतांजलि श्री और वर्मोंट में रहने वाली डेजी जी के बीच में स्प्लिट होगा। टॉम्ब ऑफ सैंड यह नॉवेल टाइटल्ड एक्सेस प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी और यह पुस्तक में 80 साल की विधवा महिला की कहानी नमूद की गई है, जो भारत और पाकिस्तान में महाद्वीप के 1947 के उथल पुथल वाले विभाजन के दौरान परंपरा को त्यागने और अपने अनुभवों के भूतों का सामना करने का साहस करती है दोस्तों यह महिला। और दोस्तों गीतांजलि श्री जी ने पोलिश नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता ओल्गा टोकरजुक और अर्जेंटीना के क्लाउडिया पिनेइरो और साउथ कोरिया के बोरा चुंग जी समेत 5 अन्य फाइनलिस्ट को हराकर यह इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 को अपने नाम किया। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में आपको जानकारी देते हैं तो यह पुरस्कार हर साल यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले नॉवेल्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों अन्य भाषाओं के कथा साहित्यों को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 से गीतांजलि श्री जी को सम्मानित किया गया उनके उपन्यास रेत की समाधि के लिए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने इंडोनेशिया को हरा दिया। तो दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 के पूले गेम में इंडोनेशिया को 16-0 से हरा दिया। सुपर 4 में क्वालिफाई कर लिया भारत ने और सुपर 4 में जापान, मलेशिया और साउथ कोरिया के साथ भारत ने फाइनली क्वालिफाई कर लिया, यानी कि सेमीफाइनल्स में यह 4 देश खेलेंगे अपने आप में। और भारत को सुपर 4 में क्वालिफाई करने के लिए इंडोनेशिया को कम से कम 15-0 के अंतर से हराना ज़रूरी था और भारतीय युवा टीम ने प्रेशर में यह कामगिरी फतेह करके दिखी। और दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर सुपर 4 में अपनी एंट्री दाखिल की गई। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने टोटल 3 मेडल जीते। तो 12वां संस्करण था दोस्तों IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का, जिसमें भारत ने कुल 3 मेडल जीते। इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था यह कंपटीशन। इस कंपटीशन में 73 देशों के 310 बॉक्सर ने पार्टिसिपेट किया था और रशिया और बेलारूस के बॉक्सर को इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने पर बैन लगा दिया गया था। और भारत ने पिछले 4 वर्षों में पहली बार 3 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज है। भारतीय बॉक्सर निखत जरीन है, जो कि तेलंगाना से है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 52 किलोग्राम कैटेगरी में। इस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई निखत जरीन। और दोस्तों मनीषा मौन, जो कि हरियाणा से है, उन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और परवीन हुड्डा जी, जो कि हरियाणा से ही है, उन्होंने 63 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी तरह से भारत ने कुल 3 मेडल जीते, 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज दोस्तों। और दोस्तों IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के मेडल टैली में फर्स्ट देश पे है तुर्की ने टॉप किया विद 7 मेडल्स, 5 गोल्ड, 0 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज के साथ। पहले नंबर पे टर्की, दूसरे नंबर पे आयरलैंड जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते और तीसरे नंबर पे कनाडा थे जिन्होंने टोटल 2 गोल्ड मेडल जीते, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। और चौथा देश भारत बना जिन्होंने टोटल 3 मेडल जीते, 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने टोटल 3 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने
40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की तो मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज से अमृत सरोवर के तहत बनने वाले वाटर बॉडीज़ के साथ अपनी प्रोजेक्ट्स के मैप्स बनाने के आदेश दिए। प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है? यह एक ICT बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन दैट ब्रिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट क्लोजर। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की है। दोस्तों इस 40वें प्रगति मीटिंग में 8 प्रोजेक्ट्स और एक कार्यक्रम वाली 9 एजेंडाओं को रिव्यू किया गया। 14 राज्यों में इन 8 प्रोजेक्ट्स की लागत लगभग 59,900 करोड़ रुपीज़ होगी दोस्तों। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट्स में झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम इन राज्यों को शामिल किया गया है इन प्रोजेक्ट्स के तहत दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडसइंड बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप महाग्राम के साथ साझेदारी की। तो इंडसइंड बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांजैक्शन को डिजिटाइज करने के लिए महाग्राम के साथ साझेदारी की। भारत देश की पेमेंट इकोसिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए इंडसइंड बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप महाग्राम के साथ साझेदारी की। तो रूरल नियो बैंक महाग्राम यह एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। महाग्राम इस स्टार्टअप को ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेजेबल इकोनॉमी प्रस्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इन दोनों के बीच के साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करने के लिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इंडसइंड बैंक ने महाग्राम नियो बैंक महाग्राम के साथ साझेदारी की। इस पार्टनरशिप से एफिशिएंट, रिलायबल और सिक्योर पेमेंट इकोसिस्टम को बनाया जाएगा। इससे न केवल ई-पेमेंट्स एक्टिविटीज़ के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश भर के व्यापारियों को आसानी से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने में भी मदद करेगा दोस्तों हाल ही में इंडसइंड बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप महाग्राम के साथ साझेदारी की। तो बात अभी इंडसइंड बैंक की है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके MD CEO अध्यक्ष सुमंत कतपालिया जी है दोस्तों हाल ही में इंडसइंड बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप महाग्राम के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन को डिजिटाइज करने के लिए फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप महाग्राम के साथ साझेदारी की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मूडीज़ ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 8.8% रहने का अनुमान लगाया। तो मूडीज़ रेटिंग एजेंसी ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 8.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 9.1% से घटाकर मूडीज़ ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 8.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो मूडीज़ के ग्लोबल मेट्रो ने आउटलुक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट 8.8% रहने का अनुमान लगाया है और मूडीज़ ने भारत के लिए 2022 वर्ष के लिए 6.8% का इन्फ्लेशन भी नामित किया गया है, दर्शाया है। और 2023 वर्ष के लिए भारत में 5.2% का इन्फ्लेशन बताया गया है अकॉर्डिंग टू मूडीज़ रेटिंग एजेंसी। तो दोस्तों हाल ही में मूडीज़ ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.1% से घटाकर 8.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनिसेफ और WHO ने अपनी पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी को जारी किया। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली तरह की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी को जारी किया। इस रिपोर्ट में 10 इंपॉर्टेंट एक्शनेबल सजेशंस फॉर एनहांसिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर ऑल चिल्ड्रन को नमूद किया गया। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर, डोनर्स और प्रैक्टिशनर्स का एक मजबूत नेटवर्क को बनाकर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस और यूथ्स की आवाज़ को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल रिसर्च एजेंडा और प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। और यूनिसेफ और WHO ने इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी रिपोर्ट के साथ 11 फ्री एक्सेस बैकग्राउंड पेपर्स की एक सीरीज़ भी बनाई गई है। और दुनिया भर के 2.5 बिलियन लोगों को असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ऐसा मानना इस रिपोर्ट में है। और 2050 तक 3.5 बिलियन लोगों को असिस्टिव टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। तो दोस्तों हाल ही में यूनिसेफ और WHO ने अपनी पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी को जारी किया। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पोस्टल बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आरोहण 4.0 प्रोग्राम को शिमला में शुरू किया गया। 26 से 27 मई 2022 के बीच में पोस्टल बैंक और IPPB ने आरोहण 4.0 प्रोग्राम को शिमला में शुरू किया गया।
तो सीनियर ऑफिसरों के बीच में 2 दिवसीय मीटिंग्स को शिमला में आयोजित किया गया। पोस्टल डिपार्टमेंट और इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक प्राइम मिनिस्टर के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव पर काम कर रही है और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना और डिजिटल बैंकिंग से भारत के प्रत्येक नागरिक को इंट्रोड्यूस करवाना इस आरोहण 4.0 प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यह दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क पोस्टल नेटवर्क का फ़ायदा उठाता है ताकि भारत के हर नागरिक को डोर स्टेप इंटर ऑपरेबल बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इस आरोहण 4.0 मीटिंग का उद्घाटन डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज डॉक्टर आलोक शर्मा और एमडी सीईओ ऑफ इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक जे वेंकटरामू जी द्वारा किया गया और चीफ पीएमजी ऑफ 23 पोस्टल सर्कल्स और अन्य सीनियर ऑफिसर ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट एंड इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के ऑफिसर उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। और दोस्तों इस मीटिंग की थीम क्या थी? ग्रोविंग टुगेदर दोस्तों। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर हुई, जिसकी 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 1, 2018 को स्थापित किया गया था। द मोस्ट एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर एवरी कॉमन इंडिया के लिए यह इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में पोस्टल बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आरोहण 4.0 प्रोग्राम को शिमला में शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 27 से 28 मई 2022 के बीच में चलेगा इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री जी किसान ड्रोन के पायलट्स के साथ बातचीत करेंगे, ओपन एयर ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और ड्रोन से रिलेटेड स्टार्टअप्स के साथ भी बातचीत करेंगे। इस इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, प्राइवेट कंपनीज और ड्रोन स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट करेंगे और 70 से अधिक वॉलंटियर्स ड्रोन के वेरियस यूजेस के बारे में जानकारी देंगे। और दोस्तों ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट अवार्ड, पैनल डिस्कशन, प्रोडक्ट लॉन्चेस, मेड इन इंडिया, ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप और फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन भी इस इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 में आयोजित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सरकार ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी की पुनर्स्थापना की। तो 7 साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दोस्तों आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में काम करने वाले लोगों के बीच में एक समिति का गठन किया गया था और अभी फिर से भारत सरकार ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी की पुनर्स्थापना की। और दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस समिति में संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी जी को एज अ चेयरपर्सन अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया और दोस्तों मेंबर के रूप में कल्चरल मिनिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेशंस, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, साइंटिस्ट और इंडस वैली स्क्रिप्ट एक्सपर्ट को भी शामिल किया जाएगा। और दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कंडक्टिंग आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के क्लोजर कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देने के लिए यह समिति को 3 साल के लिए पुनर्गठित किया गया। और दोस्तों फॉर्मर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 5 लोगों को भी शामिल किया जाएगा इस समिति में। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी की पुनर्स्थापना की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नरेंद्र बत्रा जी ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अभी तक काम कर रहे नरेंद्र बत्रा जी ने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर से IOA के प्रेसिडेंट के लिए नहीं खड़े होंगे, ऐसे संकेत भी नरेंद्र बत्रा जी ने दिया। और दोस्तों नरेंद्र बत्रा जी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के काम की वजह से भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को जस्टिस नहीं कर पाने के लिए नरेंद्र बत्रा जी ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों नवाज जी को उनके सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए यह इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और एमी अवार्ड विनिंग अमेरिकन एक्टर विंसेंट डी पॉल जी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिद्दीकी जी ने गैंग्स ऑफ वसेपुर, रमन राघव 2.0, द लंच बॉक्स और मंटो जैसी शानदार फिल्में
फिल्में की है। वह दुनिया के एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिनकी 8 फिल्मों को कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियली सिलेक्ट और स्क्रीन की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 28 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं रब से। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 से गीतांजलि श्री जी को उनकी नॉवेल रेत की समाधि के लिए चुना गया। हाल ही में एशिया कप 2022 में जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशिया कप 2022 में हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर सुपर 4 में अपनी जगह बना ली। हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल 3 मेडल जीते। उसी के साथ वर्ल्ड मेडल टैली में चौथे नंबर पर है भारत दोस्तों, जिसमें 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज शामिल है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप महाग्राम के साथ साझेदारी की ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांजैक्शन लेन देन को डिजिटाइज करने के लिए। और हाल ही में मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.1% से घटाकर 8.8% रहने का अनुमान लगाया। हाल ही में यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने अपनी पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी को जारी किया। हाल ही में पोस्टल बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आरोहण 4.0 प्रोग्राम को शिमला में शुरू किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया। हाल ही में भारतीय सरकार ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी की पुनर्स्थापना की है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नरेंद्र बत्रा जी ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों हाल ही में भारतीय एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 28 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।